तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जीवो में जन्म। इसके दो पार्ट और हो चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के पढ़ लीजिए। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है और उनके बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी आय लैंगिक जनन की प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुगलन हो चुका है, आज बात करेंगे पुनरुद्ध भवन का। ठीक, पुनरुद्ध भवन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब होता है पुनर्जन्म यानी फिर से जन्म। ठीक है, सॉरी, इनके बारे में बता दिए थे। इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के बारे में बताए थे कि सॉरी, हाँ, हाइड्रा भी हो सकता है और प्लेनेरिया भी हो सकता है। प्लेनेरिया, इसके बारे में बताया था कि प्लेनेरिया जो है, यानी प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, ठीक है, इसको किसी भी भाग से काटोगे वह क्या करेंगे, पूर्ण वृद्धि करके विभाजन करके क्या होंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार के जनन में किसी जीव के किसी जीव के किसी भी भाग भाग पर काट कर सामान्यतया नए जीव का निर्माण होना पुनर्भवन कहलाता है। चलिए इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे उदाहरण लीजिए, प्लेनेरिया प्लेनेरिया प्लेनेरिया। ठीक, तो उस दिन अभी हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि प्लेनेरिया एक ऐसा जीव होता है, मतलब परजीवी है। एक ऐसा परजीवी होता है जो उनके किसी भी भाग पर काट दिया जाता है, वो मरते नहीं है, बल्कि जितने भाग में काटा जाता है वह क्या करते हैं, पूर्ण वृद्धि करके विभाजन करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जनन को पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? फिगर ड्रा कर लीजिए इसका। ये प्लेनेरिया का चित्र है, इनको 3 भागों में काट दीजिए। ठीक है, ये मरेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, 3 नए अलग अलग प्लेनेरिया का निर्माण कर लेंगे। देखिए, इस तरह से 3 अलग अलग प्लेनेरिया का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, प्लेनेरिया में पुनर्भवन। ठीक, इस तरह से लिख दीजिए। चलिए अगला टॉपिक है कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, चलिए इनका अभी बताया है। कायिक जनन क्या होता है? पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए जीव का निर्माण कर लेना या नई संतान का उत्पन्न कर लेना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, लिखिए इसका। पादप के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि भागों से नए संतान को उत्पन्न कर लेना ही कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता
लाता है। यानी पादप के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि भागों से नए संतान को उत्पन्न कर लेना ही कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए, यानी कायिक जनन क्या होता है, जैसे कि समझाया है कि जड़, तना, पत्ती आदि भागों से नए संतान का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, कायिक जनन से क्या होता है, किसान को बहुत फायदा होता है। ठीक है, जैसे गन्ना, गुलाब, ठीक है, ये सब किस माध्यम से होते हैं, कायिक जनन के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन में जैसे कि गन्ना होता है, गन्ना जैसे एक गन्ना का पेड़ है, इसमें जितने भी आंखें रहेंगी, गन्ने को क्या करेंगे, एक या डेढ़ फीट पर से काट देंगे। ठीक है, बताइए, एक ऊख में से 4 टुकड़ा काटे तो ढेर सारा उसमें से ईख निकलेंगे। ठीक है, और कई ईखों का निर्माण होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे किसानों को फायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे दाव लगाना, कलमी लगाना, ठीक है, ये सब इनके उदाहरण है इसके कायिक जनन के। ठीक है, कायिक जनन का देखो एक लाभ यह होता है कि मतलब इनको बिना बीजों के द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगला हेडिंग है विखंडन। क्या है विखंडन? अलैंगिक जनन का प्रकार है विखंडन। चलिए, इसके बारे में बताए थे कि इस प्रकार के जनन में क्या होता है, पादप परिपक्व होकर के, ठीक है, उनकी जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाती है। चलिए, इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बट जाता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, विखंडन। ठीक है, विखंडन या द्विखंडन भी कर सकते हैं, द्विखंडन कर सकते हैं। और बढ़ जाता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक पहले क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक विभाजित होता है, कभी कभी क्या होता है, इनका जो केंद्रक होता है अनेक बार विभाजित हो जाता है। ठीक है, होता है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, बहुविखंडन। ठीक है, इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। ठीक है, चलिए, एक एग्जाम्पल जैसे क्या है, जीवाणु हो सकते हैं, अमीबा हो सकते हैं, इनके उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है इनके अमीबा। ठीक, बस एक काफी है, यूग्लिना भी है, जीवाणु भी है। ठीक है, लिख लो, जीवाणु है और यूग्लिना भी। क्या है, यूग्लिना। चलिए, तो इतना जो मैटर लिखे हैं। ठीक है, तो अमीबा का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अमीबा क्या है, एक अकार्यकी जीव है। ठीक है, क्या है, अकार्यकी जीव है। तो इनको कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये विभाजित होते हैं, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, दो कोशिकाओं में विभाजित होंगे, फिर उसके बाद इनके सबसे पहले क्या होगा, इनका केंद्रक विभाजित होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद जब केंद्रक विभाजित होगा तो ये विकसित होकर के, पूर्ण विकसित होकर के दो नए अमीबा का निर्माण करेंगे, यानी दो नए संतान का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर चित्र लिख दिए दिए अमीबा में विखंडन, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, खंडन। तो इस खंडन यहाँ क्या होता है, ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, क्या बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, ठीक है, यानी ये पूर्ण वृद्धि करके दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ठीक है, तो टूटने के पश्चात प्रत्येक जो टुकड़ा होता है, ठीक है, विकसित हो करके, यानी द्वितीय विभाजन करके क्या होते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे, खंडन कहेंगे। ठीक है, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव
बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके वृद्धि करके वृद्धि करके पूर्ण वृद्धि करके पूर्ण वृद्धि करके या कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। क्या बना लेता है? पूर्ण जीव बना लेता है इस प्रकार के जनन को कहेंगे खंडन। खंडन का मतलब है टूटना फूटना, है ना। चलिए इसके एग्जांपल जो है, उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। उदाहरण लीजिए इसके, उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा क्या है? एक शैवाल टाइप का, ठीक है। और राइजोपस, क्या? राइजोपस भी क्या है? एक प्रकार का कवक है, ठीक है। ये शैवाल भी कवक है, ठीक है। इनमें जो जन्म होता है, ठीक है, राइजोपस और स्पाइरोगाइरा में खंडन विधि से होता है, ठीक है। खंडन का मतलब है टूटना फूटना, ठीक। बीजाणु द्वारा क्या होता है? जैसे कि बहुविखंडन के पश्चात क्या होता है? इनमें एक चल बीजाणु बनता है, ठीक है। चल बीजाणु क्या होता है? मुक्त अवस्था में इधर उधर क्या करता है? घूमता रहता है। अगला हेडिंग है लैंगिक जनन, ठीक है। अभी हम लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ा था। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़े, ठीक। अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान समझिए, लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में मतलब लैंगिक जनन में इनमें माता पिता दोनों की भागीदारी होती है, ठीक है। यानी जब तक माता पिता दोनों की भागीदारी नहीं होगी तब तक नए जीव का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए, सिंगल आदमी बच्चे को पैदा कर सकता है बिना मादा का? नहीं ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनको मादा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, ठीक है। यानी लैंगिक जनन में क्या होता है? इनमें माता पिता दोनों की भागीदारी होगी, यानी जब तक नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक नए जीव का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए, चलिए ध्यान समझिए। इस प्रकार के जनन में माता पिता मतलब नर और मादा, ठीक है। नर व मादा, माता पिता दोनों की भागीदारी होती है, ठीक। यानी इनमें माता पिता दोनों की भागीदारी होती है, यानी नर का युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तब जब इसी घटना को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? इनमें क्या होगा? बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है, जो आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार के जनन में माता पिता दोनों की भागीदारी होती है। इस क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक इस क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है, ठीक है। समझ में आया? अलैंगिक जनन में क्या था? इनमें मतलब केवल एक ही जनक के द्वारा क्या होता था? नए जीव का निर्माण हो जाता था। लेकिन इनमें क्या है? दोनों की आवश्यकता होगी, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब अगले हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए पहला देखिए लक्षण क्या है, ठीक है। पहला लक्षण यह है कि इनमें माता पिता दोनों की भागीदारी होती है, ठीक है, ठीक। ध्यान समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बताएं, दूसरा पॉइंट ध्यान सुनिए। दूसरा क्या है इसका लक्षण? दूसरा लक्षण यह है कि इनमें इनके जनकों में, ठीक है, इनके जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के बाद या फलस्वरूप
ठीक है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो दो तो पहले लिख लीजिए। इस विधि में नर और मादा दोनों दोनों की भागीदारी की तारीफ होती है। ठीक है, दूसरा लिखिए। दूसरा हमने बताया कि इस विधि में जनक होगा, जनकों में अर्ध अर्धसूत्री विभाजन के बाद या फलस्वरूप लिख लीजिए, फलस्वरूप फलस्वरूप नर व मादा मादा के युग्मकों का निर्माण होता है। एक और मतलब समझते हो, मानव में युग्मक क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में शुक्राणु है और मादा युग्मक में अंडाणु है। ठीक है, इसमें इसमें नर व मादा के युग्मकों युग्मकों का निषेचन निषेचन होता है। अब ध्यान समझिए निषेचन क्या होता है। ठीक है, अभी आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, यही जान लो। ठीक है, ताकि आगे आसानी रहे पढ़ने में। निषेचन होता क्या है ध्यान समझिए। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। ठीक है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग है पुष्पीय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ध्यान समझिए। उच्च पादपों में ध्यान दीजिएगा, इसमें उच्च पादपों में लैंगिक जनन के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें पुष्प भी कहते हैं। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए एक विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें जिन्हें पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पुष्प। ठीक है, पुष्प क्या है? पुष्प के कितने भाग होते हैं? ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आज जो है नाम से ही मतलब भाग पढ़ा देते हैं, कल जो है चित्र के माध्यम से समझाएंगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए पुष्प। ध्यान समझिए, लैंगिक जनन क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए एक विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो पुष्प की यानी पुष्प क्या है? जो पुष्प होता है पादप का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। क्या होता है? जनन का, यानी लैंगिक जनन का मेन भाग होता है, मेन पार्ट। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प मुख्य भाग है, के लिए पुष्प मुख्य भाग है। ठीक है, अब इनकी संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने जाना कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प क्या है? मुख्य भाग है इनके। ठीक है,
ध्यान दीजिए, पुष्प की संरचना। पुष्प में, ठीक है, मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं। क्या? चलिए चारों का नाम लिखिए। पहला है बाह्यदल, बाह्यदल। दूसरा है दल, ठीक है। तीसरा है पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। चौथा है स्त्री, स्त्री केसर। ठीक, क्या है? स्त्री केसर। चलिए, पुंकेसर क्या है? इसको उमंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उमंग। इसको जयांग बोलेंगे, जयांग, ठीक है। पुंकेसर, ठीक है। ये पुंकेसर जो होता है पुष्प का क्या होता है? नर जनन अंग होता है। स्त्री केसर क्या होता है? पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक है। स्त्री केसर जो होता है पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक है। तो पुष्प की संरचना में यानी पुष्प के 4 भाग, चार भाग होते हैं, ठीक है। बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। इनके बारे में कल जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चित्र के साथ और फूल के साथ लाके दिखाएंगे आपको साक्षात, ठीक है। तब समझ में आएगा कहाँ दल होता है, कहाँ बाह्यदल होता है, कहाँ पुंकेसर होता है, कहाँ स्त्री केसर होता है। पुंकेसर में परागकण कहाँ होता है, परागकोश कहाँ होता है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र कहाँ होता है, वर्तिका कहाँ होता है, और अंडाशय कहाँ होता है, ठीक है। इतनी चीजों को हम लोग कल की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो काफी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।